नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो आप लोगों का आईसीटी में पहला ही चैप्टर दिया है, जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, हम लोग इसी चैप्टर से कुल 20 एमसीक्यूज को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा पहला क्वेश्चन से शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इस चैनल के द्वारा आईसीटी को एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। अब तक देखिए 3 चैप्टर्स 6 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया गया है। बाकी देखिए 1-2 चैप्टर्स और है, बहुत जल्द उसे भी करा दिया जाएगा। तो जितने लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप लोग पूरा वीडियो आईसीटी का मिल जाएगा। देखिए, एक ही प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसी में आप लोगों को एनसीईआरटी का वीडियो मिल जाएगा। बाकी उसमें जेएसए का पीवाईक्यू, टीजीटी का, पीजीटी का, हॉस्टल वार्डन का, सभी का पीवाईक्यू प्लस और भी एनसीईआरटी के अलावा जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है सब आप लोगों को उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें 33-34 वीडियो होगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देखते रहेंगे। डेटा आउटपुट करना कि डेटा को प्रोसेस करना, केवल डेटा स्टोर करना कि केवल डेटा इनपुट करना। देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, डेटा को प्रोसेस करना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का मूल सिद्धांत यानी कि आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र पर काम करना है, जिसमें प्रोसेसिंग मुख्य कदम है। अब देखिए, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक जो है थियोरी का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देखिएगा। उसमें मैं अकेले जो है 25 जो है इनपुट डिवाइसों को बताया हूँ, जाकर देखिएगा। एग्जाम में अगर इनपुट आउटपुट से पूछेगा तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होगा, जाकर वीडियो देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि कंप्यूटर की वह विशेषता जो उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देता है। देखिए, क्या होगा, शुद्धता होगा कि गति होगा कि बहुमुखी प्रतिभा कि परिश्रमशीलता। देखिए, इसका दूसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। यहाँ पर देखिए परिश्रमशीलता होगा, यानी देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं पूछा है। तो देखिए, यह जो परिश्रमशीलता होता है यही जो होता है, इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा इस क्वेश्चन का। देखिए, कंप्यूटर जो होता है वह कभी थकता नहीं है, जब तक जो इनपुट देता रहेगा तब तक वो अपना काम करता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, जब तक देखिए यूजर उस पर काम करता रहेगा अपना वो काम करता ही रहेगा। तो दूसरे का डी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देखे लिखा कि परिश्रमशीलता का अर्थ है लगातार और सुसंगत रूप से कार्य करना, जिसके कारण कंप्यूटर को थकान नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल कौन बनाता है। रैम बनाता है कि सीपीयू की मॉनिटर की प्रिंटर। देखिए, तीसरे का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का होगा वह बी सही होगा। देखिए, सीपीयू जो होता है यह क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। व्याख्या देखिए लिखा है कि सीपीयू का कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू कंप्यूटर के सभी घटकों हार्डवेयर और प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर के बीच कार्यों का प्रबंधन और तालमेल बैठाता है। तो सीपीयू यहाँ पर सही होगा। चौथा क्वेश्चन दिया कि एक कंप्यूटर, देखिए ऑप्शन यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, दिया कि एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस का प्राथमिक कार्य क्या है। डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना कि संसाधित आउटपुट प्रदर्शित करना कि कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करना कि डेटा को संसाधित करना। देखिए, चौथे का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस का जो प्राथमिक कार्य होता है वह कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को दर्ज करना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। थोड़ा व्याख्या दिया है कि इनपुट डिवाइस जैसे देखिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। देखिए, वे हार्डवेयर घटक हैं जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और कमांड दर्ज करने की अनुमति देते हैं। फिर डेटा को ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सके।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का वह हिस्सा जो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करता है। बताइए कंट्रोल यूनिट होता है कि अंकगणितीय और तार्किक इकाई होता है, मेमोरी यूनिट की मदरबोर्ड होता है। देखिए आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का जो होगा वह इसका ऑप्शन जो होगा 5 का देखिए बी यहाँ पर सही होगा। तो अंकगणितीय और तार्किक इकाई यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, देखिए एएलयू का फुल नेम यही होता है। और क्वेश्चन पूछा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह हिस्सा जो अर्थमेटिक और तार्किक ऑपरेशन करता है, देखिए एएलयू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए एएलयू सीपीयू का वह हिस्सा है जो जोड़ घटाव तुलना आदि जैसी सभी गणनाएं और निर्णय लेने वाले कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सीपीयू के भीतर सभी गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण कौन करता है, रोम करता है कि रैम की कंट्रोल यूनिट की एएलयू। तो देखिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए जो कंट्रोल यूनिट होता है यही क्या करता है, सीपीयू के भीतर सभी गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। व्याख्या देखिए कंट्रोल यूनिट निर्देशों को प्राप्त करता है, उन्हें क्या करता है कि व्याख्यायी करता है और फिर डेटा को प्रोसेस करने के लिए अन्य इकाइयों को निर्देशित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी यानी कि टेम्पोरेरी होती है और कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खो देती है। रोम होता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव होता है कि रैम होता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। देखिए 7 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। रैम देखिए इसका जो फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। याद रखिएगा रैम का फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी सही होगा। थोड़ा आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। व्याख्या देखिए आप यहाँ पर देख रहे दिया भी है कि रैम जो होता है फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है यानी पावर बंद होने पर इसका डेटा मिट जाता है। और देखिए रोम क्या होता है, उसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है रोम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 दिया कि वह मेमोरी जो डेटा को अस्थायी यानी कि परमानेंट रूप से स्टोर करती है और जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, कैश मेमोरी होता है कि रोम की रैम की सेकेंडरी स्टोरेज। बताइए। देखिए 8वें का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रोम होता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यही इसका सही होगा। यानी जो रोम होता है यह क्या करता है, डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करती है और देखिए जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। रोम देखिए एक नॉन वोलेटाइल और प्राइमरी मेमोरी है जिसका उपयोग बूटिंग निर्देशों यानी कि बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया कि एचडीडी और एसएसडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी की कैश मेमोरी। देखिए जो एचडीडी और एसएसडी है यह क्या करता है, यह सब देखिए यह द्वितीयक मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा वह सी सही होगा। एचडीडी और एसएसडी का उपयोग देखिए बड़ी मात्रा में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ पर देखिए सब बड़े यहाँ पर डिवाइस होते हैं, बड़ी मात्रा में इनमें डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए कल वाले जो वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें आप लोगों को बताए थे कि मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बताइए। बाइट होता है कि किलोबाइट की बिट की गीगाबाइट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। मेमोरी मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बिट होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। देखिए सबसे छोटा बिट होता है तब बाइट होता है, तब देखेंगे तो किलोबाइट होता है, गीगाबाइट एमबी होता है, मेगाबाइट होता है, तो आप लोगों का गीगाबाइट होता है, तब टेराबाइट होता है। थोड़ा आप लोग क्रम याद रखिएगा। देखिए यदि देखा जाए तो सबसे छोटा आप लोगों का जानते हैं क्या होता है, केबी होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे केबी के बाद क्या होगा, फिर देखिए एमबी हो जाएगा, एमबी के बाद क्या हो जाएगा, जीबी हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है, बिट से बाइट बनता है, बाइट से तो आप लोग का किलो बाइट आता है। तो यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। थोड़ा व्याख्या देखते हैं इसका। देखिए बिट बाइनरी नंबर सिस्टम 0 या 1 की सबसे छोटी इकाई है जिससे डेटा बनता है। तो देखिए बाइनरी जो डिजिट होता है 0 और 1 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा मैं आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज बता देता हूँ, उसके बारे में एक डेमो आपको दिखाता हूँ कि इस चैनल के द्वारा 10 टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। ये द मिनिमम
शुल्क में मात्र 51 रुपीज़ में आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। देखिए अब तक इसको 150 से अधिक लोगों ने परचेज कर लिया है। थोड़ा आप लोग इसके बारे में डेमो देख लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसा कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। डेमो आप लोग देख लिए होंगे, तो जिन्हें लेना होगा वो लोग देखिए व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप पर ही आप लोगों को यह सभी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग मैसेज करें जिन्हें लेना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? इजी क्वेश्चन है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। बताइए कीबोर्ड है कि माउस, स्कैनर, प्रिंटर? देखिए थोड़ा मैं आउटपुट डिवाइस का ट्रिक बताता हूँ। स्कैनर को छोड़कर, OCR को छोड़कर, बारकोड रीडर को छोड़कर, जैसे मान लीजिए प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, मॉनिटर हो गया, यह सब देखिए आउटपुट डिवाइस होता है। तो बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट होगा और प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट होगा। तो प्रिंटर के अलावा प्लाटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, सब क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर थोड़ा वही देखिए व्याख्या दिया है कि प्रिंटर क्या होता है? प्रोसेस्ड जानकारी को भौतिक प्रति यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में उपयोगकर्ता को प्रदान करता है, इसलिए यह एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 12 दिया कि डेटा और कमांड को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए अभी इसको बहुत लोग गलत करेंगे। मॉनिटर का, कि स्पीकर का, कि कीबोर्ड का, कि प्लाटर का? तो देखिए कह रहा है कि डेटा और कमांड को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? क्या होगा इनपुट? यहाँ पर आप किसका करेंगे? कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का यही सही होगा। व्याख्या लिखा है कि कीबोर्ड मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग अल्फा न्यूमेरिक डेटा और कमांड को इनपुट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? देखिए यह जो विंडो, लिनक्स होते हैं सब क्या होते हैं? यह सब देखिए यह आप लोगों का जो हो जाएगा यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा। अब जैसे देखिए MS वर्ड हो जाता है, पावर पॉइंट हो जाता है, एक्सेल होता है, ये सब क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बाकी विंडोज, लिनक्स ये सब क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आप लोग देखिए NCERT वाला वीडियो हमारा देखिएगा, उसमें आप लोगों को एकदम NCERT के द्वारा ही इन सॉफ्टवेयर के बारे में बताए कि कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन से प्रकार होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है, सब आपको बता चुके हैं। तो थोड़ा व्याख्या देखिए, लिखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और पूरे सिस्टम का प्रबंधन करता है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया कि MS वर्ड और MS एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं। अभी देखिए मैं पीछे बता चुका हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि फर्मवेयर है। देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 20 सही होगा। तो MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब क्या है, यह सब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 14 का B जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा आप लोग एक करेक्शन कर लीजिएगा। कल मैं आप लोग को बताया था एक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन MS एक्सेल का, उसमें देखिए जानते क्या होता है, .XLS होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे कल मैं बताया था, X थोड़ा भूल गया था, जो ऑप्शन था वही बता दिया था। तो देखिए इसका जो MS एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है फाइल का, वह क्या होता है, .XLS फिर देखिए X होता है। और देखिए पावर पॉइंट का याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है, PPTX होता है। क्या होता है, PPTX होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए और वर्ड का क्या होता है, DOCX होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ड का जो होता है DOCX होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया है कि IPO चक्र में P का क्या अर्थ है। प्रिंटिंग है कि प्रोग्रामिंग है कि प्रोसेसिंग है कि पोर्टेबिलिटी है। देखिए यहाँ पर P का जो मतलब होगा IPO चक्र में वह क्या होता है। देखिए I फॉर इनपुट होगा, P फॉर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, O फॉर क्या होता है, आउटपुट होगा। तो P फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 16 देखिए, लिखा है कि कंप्यूटर में इनपुट किए गए कच्चे और अव्यवस्थित तथ्य यानी कि रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट क्या कहलाते हैं। प्रोग्राम की निर्देश की जानकारी डेटा। देखिए जी क्वेश्चन से डेटा कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वह D जो होता है सही होता है। देखिए डेटा जो होते हैं कच्चे तथ्य होते हैं जिन पर प्रोसेसिंग के बाद सार्थक जानकारी की इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, व्याख्या नीचे वही देखिए दिया है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैं आप लोगों से एक भी बार नहीं कहता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। लेकिन यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर। और देखिए आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर एकमात्र यही चैनल है जो ICT को NCERT के माध्यम से कवर करा रहा है। तो जरूर जुड़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हार्डवेयर नहीं है। मदरबोर्ड की, माउस की, वेब ब्राउजर की, पावर सप्लाई यूनिट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका C हार्डवेयर नहीं है, वेब ब्राउजर हार्डवेयर नहीं है। बाकी जो दिखाई दे रहा है सब हार्डवेयर है। देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है, जबकि अन्य सभी देखिए भौतिक फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। वही नीचे व्याख्या दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 दिया कि किस प्रकार की मेमोरी में डेटा को अस्थायी रूप से बदलने या लिखने की अनुमति होती है। अभी हम बता चुके हैं, रोम में कि HDD या SSD में कि कैश मेमोरी में कि रैम में। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 18 का B यहाँ पर से होगा, HDD या SSD में हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। तो देखिए HDD या SSD द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को लंबे समय तक डेटा को स्टोर, बदलने और अस्थायी रूप से रखने की अनुमति देते हैं, काफ़ी टाइम तक। और देखिए इसमें बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन 19 है कि कंप्यूटर का दिमाग। देखिए मैं अब तक इसको 50 बार बता चुका हूँ। अगर अब आप लोग गलती करेंगे तो समझिए आप लोग गलती मत करिएगा, इसको बहुत ईजी है। कंप्यूटर का ब्रेन किससे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। फुल नेम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया है कि इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए डेटा को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है। आउटपुट यूनिट में कि सेकेंडरी स्टोरेज में कि CPU की प्रिंटर में। देखिए इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो कह रहा है कि इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए डेटा को देखिए CPU में स्टोरेज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर C जो होगा सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। इनपुट डिवाइस से डेटा सीधे यानी CPU विशेष रूप से मेमोरी यूनिट में भेजा जाता है, जहां से इसे आगे प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ पढ़े हैं। और जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि एकदम NCERT के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।